हेलो बच्चों, जैसा कि हम बात कर लें आपसे, आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी की बात करने जा रहे हैं, क्लास 10 यूपी बोर्ड की बात करने जा रहे हैं और इसमें 2024 के सेट फर्स्ट का हमारा कोड नंबर 801HA है। तो आज के इस वीडियो में मैं क्या डालने वाला हूं, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एमसीक्यू है आपके हिंदी के 1 से 20 नंबर के, मैं उसको डालने जा रहा हूं और हर क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा एलोबरेट करके, थोड़ा सा बता के, उसको एक्सप्लेन करके आपको बताया जाएगा ताकि आपको बातें समझ में आए। हाँ, पेपर्स में 7 सेट या 10 सेट करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ क्वेश्चन रिपीटेड हमारे क्या किए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, तो आपके लिए क्या होगा, ये अच्छा होगा। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए पहले मैंने मैथ्स और साइंस की सारी वीडियो डाल दी है, जिसका लिंक मैं यहाँ डाल दूंगा, आप वहां जाकर रेफर कर सकते हैं। आपके पेपर के साथ ही मैं क्या करूंगा, जैसे जैसे पेपर चलेगा आपका सब्जेक्ट वाइज हम क्या करते रहेंगे, अनसॉल्व्ड का सेक्शन हम डालते रहेंगे जहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके होंगे, ठीक है ना। तो यूपी बोर्ड के बच्चों का क्वेश्चन तो रिपीटेड बार बार पूछा जाता है, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप एक काम करिए कि पीवाई के क्वेश्चन आप क्या कर लीजिए, एक एक करके सॉल्व कर लीजिए और उसका एक्सप्लेनेशन आप नोट कर लीजिए। साइंस के लिए तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा आपसे कि आपको जितना पढ़ाया गया उतना नोट कर लीजिए। मैं इस बात को बोल रहा हूँ 85% आपका कंफर्म वहां से आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं हिंदी के क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, किससे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से बहुविकल्पी प्रश्न की बात करने जा रहे हैं, खंड अ का। इसमें अगर हम बात कर लें, जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा क्या है, सभी प्रश्न करना है, आपको बताया गया है। प्रश्न में हमारे 20 बहुविकल्पी है, उसके बारे में बताया गया है। 4 OMR दिया होगा, उसमें आपको क्या करना है, बॉल पॉइंट पेन से उसको गोलाई को भरना है। 20 नंबर का ये क्वेश्चन होगा, इसी के बारे में हम क्या करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि शुक्ल युग के लेखक नहीं है। आप एक बात ध्यान रखिए, शुक्ल युग की बात किया है, किसकी बात किया है, शुक्ल युग की। ये ऐसा युग है हमारा, शुक्ल युग के बारे में बात कर रहा है लेखक। तो शुक्ल युग के बारे में आप जानते रहिए, शुक्ल युग कैसा है, 1918 से लेकर 1938 के बीच में जो भी हमारी बातें हुई हैं वो क्या है, शुक्ल युग का है। मतलब ये कौन सा काल था हमारा, अगर हम बात कर लें, ये काल था हमारा कैसा, क्रांति का काल था। मतलब वहां पे ही हमारी क्या थी, विचारधाराओं में परिवर्तन हो रहा था। इसी समय गांधी जी आए थे और इसी समय हमारा जलियांवाला बाग वाला कांड भी हुआ था। उसी समय जलियांवाला बाग का भी आपका क्या हुआ था, कांड हुआ था। तो उसी समय हमारा क्या होता, विचारों में बहुत विशेष परिवर्तन हो रहा था, जो युवा मन को हमेशा क्या कर रहा था, प्रभावित कर रहा था। और उसी समय हमारे क्या हुए, काफी हमारे राम जयशंकर प्रसाद की बात कर ले, हम बात कर ले, प्रेमचंद की बात कर ले, रामचंद्र शुक्ल की बात कर ले, इनकी जो भी हमारी रचनाएं रही हैं ये बहुत ज्यादा प्रभाव डाली हैं युवाओं पर और उस समय जनरेशन पर। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र, जब हम बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हमारे नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र तो एक हम बात कर लेंगे, ये हमारा भारतेंदु युग से ही बिलोंग कर रहे हैं। किससे बिलोंग कर रहे हैं, भारतेंदु युग से बिलोंग कर रहे हैं। तो यही हमारा होगा, क्योंकि यहाँ पूछा है कौन सा नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन तो यही सही हो गया। इसमें अगर हम बात कर लें कि हिंदी गद्य के विकास को हम विभिन्न सोपानों में क्या करते हैं, विभक्त करते हैं। जैसे पूर्व भारतेंदु युग, जिसको हम बोलते हैं प्राचीन युग भी बोलते हैं, भारतेंदु युग हम बोलते हैं 1868 से 1900। और ये ध्यान रखिएगा, पूर्व भारतेंदु युग उतना नहीं पूछा जाता है जितना कि भारतेंदु युग आपसे पेपर में पूछ रहा है। यहाँ बात कर लें द्विवेदी युग की बात कर लें तो 1900 से 1918 तक। शुक्ल युग जो था, जिसको छायावादी युग भी बोल रहे हैं, 1918 से 1938, यही बताया आपको। शुक्लोत्तर युग हमारा क्या है, छायावादोत्तर युग भी बोलते हैं, 1936 से 1947 तक है। और हम बात कर लें स्वातंत्र्योत्तर युग हमारा जो है 1947 से लेकर अब तक हम बात कर रहे हैं, ये हमारा क्या कर रहा है, चल रहा है। तो इसमें आपको समझ में आ गया। शुक्ल युग के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। आप जानते हो शुक्ल युग में आपके जो बुक में वो दे रखा है, सबसे ज्यादा मेन नाम दे रखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इनकी एक कृति है जिनका नाम है चिंतामणि, और ये क्या है, एक निबंध है। क्या है, निबंध है। ये इंपॉर्टेंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके लिए हम बात कर लें, शुक्ल युग के लिए हम बात करें, गुलाब राय का नाम भी फेमस है। ठलुआ क्लब जिसको हम बोलते हैं, निबंध ये हमारा है, इससे हमारा क्या है, फेमस है। प्रेमचंद का हम बात कर लें, गबन, क्योंकि प्रेमचंद तो हमारे काफी मशहूर रहे हैं। और यहाँ पे हम बात कर लेंगे गबन, गोदान, इस तरह के उपन्यास को क्या करते रहे, लिखते रहे, ठीक है ना। 200 से ऊपर इनकी कहानियां हमारी प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें हमारा पूस की रात, ये सब हमारी क्या है, ये कहानियां प्रेमचंद की ही है, ठीक है ना। चतुरसेन शास्त्री की बात कर ले तो आत्मदाह, ये हमारा उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद पुरस्कार हम बात कर लेंगे, एक हमारी कृति है जो
जो कि कहानी पर आधारित है। प्रेमचंद्र का ही पंच परमेश्वर एक हमारी क्या है कहानी है। जयशंकर प्रसाद के कुछ और भी हमारे हैं, जैसे हम बात कर लें कि चंद्रगुप्त इनका एक नाटक है, चंद्रगुप्त इनका एक क्या है नाटक है। लेकिन इसके अलावा हम बात करें ध्रुव सावनी भी हमारा क्या है इन्हीं का लेखक है, किसका, जयशंकर प्रसाद का। अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव सावनी, ये सब जब बात करते हैं तो किसका है, जयशंकर प्रसाद की हमारी क्या है विधाएं हैं। और यहाँ बात कर लें हरिकृष्ण प्रेमी की बात कर लें तो इससे हमारा क्या है, इनकी कृति कौन सी है, प्रतिशोध है, और ये क्या है नाटक है। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रमुख निबंधकार में हम बात कर लें शुक्ल, ये जो भी बातें चल रही है किसकी बात चल रही है, शुक्ल युग की ही बात चल रही है। और उसी समय हमारा क्या हुआ, प्रेमचंद्र, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, पंत की बात जब कर रहे हैं, पंत हो गए, निराला हो गए, और हम बात कर ले राहुल सांकृत्यायन, ये कुछ मेन नाम है, आपको ध्यान रखिएगा। वियोगी हरि, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, ये कुछ मेन नाम है जो कि हमारे किससे बिलोंग करते हैं, ये शुक्ल युग से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। तो आपको बात ध्यान रखनी है। आगे बात कर लेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है पूस की रात कहानी के लेखक है। अभी बताया आपको पूस की रात कौन है, पूस की रात का हमारा प्रेमचंद जी है। कौन सी है, प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी के और भी हमारे यहाँ पे हम बात कर ले कहानियां हैं, बलिदान है, बूढ़ी काकी है, आत्माराम, हार की जीत, शतरंज की हम बात कर लेंगे, खिलाड़ी, पूस की रात, ईदगाह, कफन, ये सारी जो हमारी कहानियां हैं वो किसकी हैं, ये हमारी प्रेमचंद जी की है। इसके अलावा अगर मैं बात कर लूं प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये भी हमारी क्या है प्रेमचंद जी की ही क्या है हमारी यहाँ पे निबंध, और हम बात कर लेंगे ये हमारी कहानियां हैं, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रमुख कहानियां कौन कौन सी है, नाम यहाँ पे 2 बार 3 बार आप रिपीट कर लेंगे। विशेष ध्यान रखिए आप नोट्स जरूर बना के चलेंगे। मैं जो बोल रहा हूं उसको एक थॉरोली आप क्या कर लीजिए, एक नोट्स में ऐड करते रहिए। लास्ट टाइम पे आपका चूंकि अब 7 दिन 17 हो रहा है और 24 को आपका पेपर है, तो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 7 दिन बचे हुए हैं आपको। 7 दिन में आपको ये मैं बोल रहा हूँ 20 नंबर से आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फंस जाएगा, जितना मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। तो आपको इसको क्या करना है, नोट करके जाना है, और वही चीज क्या करना है, 1 बार 2 बार 3 बार, एक बार से नहीं हुआ काम, ध्यान रखिएगा, इसको कई बार रिवीजन करना पड़ेगा, आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा। तो आप उसको क्या करेंगे, दोहराएंगे। सिंदूर की होली की बात करें, किसी बात करें, सिंदूर की होली की बात करें, सिंदूर की होली के नाटककार कौन है, देखिए एक है लक्ष्मी नारायण मिश्र की बात कर ले, किसी बात कर ले, लक्ष्मी नारायण मिश्र की। लक्ष्मी नारायण मिश्र भी अगर हम बात कर ले तो हमारे कौन से युग के हैं, ये हम बात कर ले, ये शुक्ल युग के हैं, किसके हैं, शुक्ल युग के हमारे हैं। ये सामाजिक और ऐतिहासिक नाटककार थे। उनके ऐतिहासिक नाटक संस्कृत नाट्य शैली में लिखे गए थे मेनली। ये नाटकों पर हमारे क्या कर रहे थे, पश्चिम के नाटककार जिसके बात कर ले, बर्नार्ड शॉ और इब्सन का हमारा क्या था, प्रभाव था। ये इनसे ही क्या थे, मेनली प्रभावित थे। किसकी बात कर रहे हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र की बात कर रहे हैं। इनका मुख्य बात कर ले, सन्यासी, राक्षस का मंदिर, राजयोग, ये हमारे क्या है मेन हमारे क्या है अंक हैं जिनके बारे में लिखा गया है। आप देख सकते हैं, सन देखेंगे तब भी समझ में आ जाएगा, शुक्ल युग से ही ये क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। तो आपसे पूछा यही गया था कि कौन है, तो यहाँ ऑप्शन कौन सा सही होगा, लक्ष्मी नारायण मिश्र सही होगा। कौन सा होगा, लक्ष्मी नारायण मिश्र। आगे बात कर लेंगे हम कि रूस के 25 मास की बात कर रहा है। चूंकि रूस के 25 मास अगर हम बात कर लें, ये हमारा क्या है, यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्त हमारा है। जब भी यात्रा से रिलेटेड बात हो, आप ध्यान रखिएगा, इनको हम बोलते हैं राहुल सांकृत्यायन की बात करते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये हिंदी यात्रा साहित्य के जनक माने जाते हैं। यात्रा साहित्य के जनक जो माने जाएंगे वो कौन, इसको बोल रहे हैं हम, यहाँ पे हम बोल रहे हैं मेनली राहुल सांकृत्यायन। इनको जब देखोगे कि यहाँ पे यात्रा वृत्तांत में क्या क्या लिखा है, मेरी तिब्बत की यात्रा, मेरी यूरोप की यात्रा, मेरी लद्दाख की यात्रा, तिब्बत में 1.25 वर्ष, किन्नर के देश में, लंका यात्रा, एशिया के दुर्गम भूखंडों में, दार्जिलिंग, नेपाल, कुमाऊं, जौनसार, ये सब जब भी बात कर रहे हैं, जगहों की बात कर रहे हैं, यात्रा की बात कर रहे हैं, तो उनके जनक कौन माने जाते हैं हमारे यात्रा साहित्य के, हम बात कर लेंगे यहाँ पे राहुल सांकृत्यायन जी। तो इसी के बारे में आपसे क्या किया है, पूछा है, यही आपको क्या करना है, बताना है। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम, यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है माटी हो गई सोना। माटी हो गई सोना हमारा क्या है, ये कन्हैया लाल मिश्र के हमारे क्या है, यहाँ कन्हैया लाल मिश्र या प्रभाकर के द्वारा हमारा क्या गई, लिखी गई एक रेखा चित्र है। ध्यान रखिएगा, कन्हैया लाल मिश्र या प्रभाकर हमारे क्या है, ये फेमस है, जिनके बारे में हम बात कर ले। इनके कुछ संस्मरण हमारे कुछ और भी हैं कि नई पीढ़ी के विचार, भूले बिसरे चेहरे, जिंदगी मुस्कुराई, कन्हैया लाल मिश्र के हमारे क्या है प्रमुख रचनाएं हैं। इसमें कुछ लघु कथा भी इनकी है, जिसमें बात कर लेंगे धरती के फूल,
आकाश के तारे, ये सब हमारी क्या है, इनकी लघुकथाएं हैं। यहाँ पे बात कर लें संस्मरण में 42 के ज्वार की लहरों में हम बात कर लेंगे, ये क्या है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की हमारी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, इनकी रचनाओं के बारे में आपसे बात कर रहा है और यही आपको क्या है, पूछ रहा है। आगे बात कर लेंगे, रीतिकाल की बात कर रहा है। देखो यहाँ पे ये बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है, ये बात तो हमें समझ में आ रही है कि मिश्र बंधुओं ने कहा है। किसने कहा है, मिश्र बंधुओं ने। लेकिन आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने इसे ही किससे क्या कहा है, रीतिकाल को श्रृंगाल काल भी कहा है। तो यहाँ पे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की भी बात की गई थी। रामचंद्र शुक्ल ने, रसाल ने इसे हमें क्या कहा था, कला काल कहा था। क्या कहा था, कला काल। तो इनका भी नाम हम आपको दे रखा है। और हम बात कर लें, गणपति चंद्रगुप्त ने इसको अपकर्ष काल भी कहा था। किसको, रीतिकाल की बात कर ले। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे क्या कहा था, यहाँ पे हम बात कर लें, रीतिकाल कहा था। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्या है, मेन आपको नाम बताए गए हैं जो अलग अलग आज ये पूछा है, हो सकता है इसमें से कोई और भी आपसे पूछ ले। तो आपको ये बात क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। इसका आंसर क्या होगा, मिश्र बंधु होगा। क्या होगा, मिश्र बंधु। इन्होंने ही क्या कहा था, अलंकृत काल के बारे में बताया था। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे, यहाँ पे हमसे कह रहा है निम्न में से कौन सी कृति रीतिकाल कविदेव की नहीं है। कविदेव जो हमारे, कविदेव की अगर हम बात कर लें, कविदेव हमारे क्या है, रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि थे। ये ब्रज भाषा के कवि थे। मेनली हम बात कर लेंगे किसकी भाषा के, ब्रज भाषा के कवि थे। इनका पूरा नाम क्या था, देवदत्त था। कविदेव की अगर हम बात कर ले तो इन्हीं को हम क्या बोलते थे, देवदत्त बोलते थे। इनकी कई रचनाएं हैं जिसमें हम बात कर लेंगे भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास। तो आप ध्यान दो, यहाँ पे भाव विलास भी आपका है, भवानी विलास भी है, रस विलास भी है। तो जो पूछा है आपसे कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, कवि प्रिया नहीं है। कौन सा नहीं है, कवि प्रिया। ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, कवि प्रिया इनकी हमारी विधा नहीं है, आपसे पूछा यही है। ठीक है ना। यहां पे आप बात कर लेंगे सुजान मणि, सुजान विनोद और सुख सागर तरंग, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा दे रखा है। इन्हीं की विधा है। किसकी हम बात कर लेंगे, कविदेव की। किसकी, कविदेव की। कवि प्रिया अगर हम बात कर लें तो कवि प्रिया जो है हम बात कर लेंगे रीतिकाल के ही लेखक हैं, जिनका नाम क्या है, केशवदास। क्या नाम है, केशवदास। केशवदास ने इसको क्या किया है, लिखा है। तो यहाँ पे पूछा आपसे कविदेव के बारे में था, आप उसने बता दिया कि हमारा गलत पूछा था, तो गलत हमारा कौन सा होगा, यही होगा, केशवदास जी वाला। ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम, कह रहा है भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है। देखो एक बात ध्यान रखो, भारतेंदु युग की विशेषताएं क्या है, क्योंकि ये गद्य साहित्य में हम बात कर लेंगे, उस समय खड़ी बोली का जो प्रयोग किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, ये भारतेंदु युग के ही द्वारा किया गया था। आधुनिक चेतना और नवजागरण की भावना से हमारी हिंदी ये क्या कर रहा, ओतप्रोत रहा, जिसको हम बोल सकते हैं ये बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा। हिंदी साहित्य में अनेक गद्य विधाओं का हमारा प्रादुर्भाव हुआ। तो गद्य विधाओं का ज्यादा प्रादुर्भाव जो हुआ वो सबसे पहले कब हुआ, भारतेंदु युग में हुआ। किसमें हुआ, भारतेंदु युग में। ध्यान रखिएगा, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। नाटकों का पुनर्प्रचलन जो शुरू हुआ कहां हुआ, भारतेंदु युग में हुआ, कि फिर से नाटक हमारे पुनः प्रचलन में आने शुरू हो गए। निबंध और आलोचना का विकास हुआ यहाँ पे, कि निबंध लिखे गए कई सारे, और हम बात कर ले आलोचना भी हमारी लिखी गई। समाज सुधार और राष्ट्र प्रेम की भावना यहीं से विकसित हुई। यहाँ ब्रिटिश साम्राज्य का हमारा क्या हुआ, साम्राज्यवाद का आलोचना हुआ। यहाँ पे गद्य के माध्यम से अलग अलग गद्य विधाओं का हमने क्या किया, वहां रचना किया गया कवियों के द्वारा, और ये क्या किया गया, इनकी आलोचना की गई। हिंदी भाषा और साहित्य के विविध मुखी विकास हमारे क्या किए गए, यही किए गए, और आधुनिक भाव और विचारों का हमारा सूत्रपात हुआ। हिंदी साहित्य में नवीनता का समावेश हुआ। तो यहाँ पे जो बातें हमारी बताई गई हैं, मेनली गद्य विधाओं से हमारे रिलेटेड बात चल रही है, खड़ी बोली से रिलेटेड बात चल रही है, नाटकों से रिलेटेड बात चल रही है, और ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आलोचना भी हुई है। तो हिंदी साहित्य में नवीन, यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा का विरोध हुआ है, सही बात है। आपसे पूछा क्या है, नहीं पूछा है। क्या पूछा है, नहीं पूछा है। तो आपने देखा कि सामाजिक चेतना का विकास हो रहा है, हाँ हो रहा है। यहाँ राष्ट्रीयता की भावना हमारी डेवलप हो रही है, लेकिन काव्य भाषा के रूप में यहाँ पे जो डेवलपमेंट बोल रहा है खड़ी बोली का, ये हमारा नहीं है। ये जब भी है गद्य विधाओं के बारे में है। किस बारे में है, गद्य विधाओं के बारे में। काव्य के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग हमने नहीं किया था। तो गलत कौन सा है, यही गलत है, और सारे हमारे क्या है, सही है। आपको सब याद करके रखना है, एक दो बार रिवीजन करना है।
भारतेंदु युग हम बात कर ले हिंदी साहित्य का पहला चरण हम माना जाता है, और हम बात कर ले भारतेंदु युग हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य का प्रतिनिधि भी माना जाता है। भारतेंदु ने हिंदी के दायित्व को हिंदी भाषा नाम दिया था और हिंदी भाषा नामक ग्रंथ लिखकर पूरा किया था, और इसके बारे में क्या किया था, पूरा बताया था। उर्दू फारसी की जटिलता को, तत्सम तद्भव शब्दावली को किसने क्या किया था, यहाँ पे बाहर निकाल दिया था। और इनकी प्रमुख पत्रिकाएं हैं, हरिश्चंद्र मैगजीन है, ब्राह्मण है, हिंदी प्रदीप है, आनंद कादम्बिनी है। तो ये जब हम बात कर रहे हैं, किसकी बात करें, हरिश्चंद्र जी की बात करें, किसकी बात करें, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। भारतेंदु युग के लेखक हमारे कौन कौन से हैं, बालकृष्ण भट्ट है, प्रताप नारायण मिश्र है, बद्री नारायण चौधरी है, राधा चरण गोस्वामी है और राय कृष्ण दास है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम प्रताप नारायण मिश्र का हमें मिलता है और बालकृष्ण भट्ट का मिलता है। तो ये दोनों कवि हमारे क्या है, या लेखक हम बात कर लें भारतेंदु युग के हैं, किसके हैं, भारतेंदु युग के। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम, कह रहा है 1943 में प्रकाशित तार सप्तक की बात कर रखा है, किसकी बात कर रखा है, तार सप्तक की। तो जो तार सप्तक है हम बात कर लेंगे सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञे के द्वारा हमारा क्या किया गया है, लिखा गया है। यहाँ पे इनकी लेखनी में अगर हम बात कर लें कि कई सारी विधाएं और भी हैं, यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञे, ठीक है। तो एक जीवनी है, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, यात्रा वृत्तांत है, ध्यान रखिएगा यात्रा वृत्तांत भी इन्होंने लिखा है, एक बूंद सहसा उछली, त्रिशंकु, आत्मने पद, वीप थगा, परंपरा, कोठरी की बात, ये इंपॉर्टेंट है, कोठरी की बात आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। और हम बात कर लेंगे ये हमारी क्या है, कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। तो आपसे पूछा यही था, 43 की बात कर रखा है, तो 1943 में हम बात कर लेंगे। इस समय हमारा कौन सा चल रहा था, इस समय शुक्लोत्तर युग चल रहा था। क्या चल रहा था, शुक्लोत्तर युग, जिसको बोल रहे हैं छायावादोत्तर युग, यही हमारा चल रहा था। आगे बात कर लेंगे हम। नेक्स्ट हमारा दे रखा है, कह रहा है 10वां नंबर, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है। तो राम की शक्ति पूजा हम बात कर लेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी जी की, हमारी क्या, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हमारी क्या है, ये मेन हमारी रचना है। तो यहाँ पे राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, कुल्ली भाट, अप्सरा, झरना, ये उनकी मुख्य क्या है, रचनाएं हैं। निबंध में तुलसीदास, रविंद्र कविता कानन, ये भी इन्होंने क्या किया है, लिखा है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन जो सही होगा, ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ए सही होगा, ठीक है। आगे बात कर लेंगे हम। 10वें नंबर क्वेश्चन के बाद 11 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है हाथ जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसे गाल। तो जो बात है पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि हाथ जैसी देह है, हाथी जैसी देह है, तो देह जो है वो कैसी है, हाथी जैसी है। गैंडे जैसी खाल, खाल जो है वो कैसी है, गैंडे जैसी है। तरबूजे जैसी खोपड़ी, खोपड़ी जो है वो तरबूजे जैसी है। खरबूजे जैसे गाल। तो ये जो बोल रखा है ये थोड़ा सा सुनने में ही अटपटा लग रहा है। तो यहाँ पे जो रस है वो हम बात कर लेंगे, कौन सा रस है, हास्य रस है। कौन सा रस है, हास्य रस है। हास्य रस में जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, हास्य ही होता है। यहाँ पे आलंबन विभाव अगर हम बात कर लेंगे, ये विकृत या वेशभूषा से हमारा रिलेटेड होता है। आलंबन का मतलब पहनावे से ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ विकृत हमारा हुआ। उद्दीपन का मतलब कोई भी अनोखा पहनावा होगा। आकार, बातचीत, क्रिया। उद्दीपन का मतलब कोई भी हम बात कर लें, इंग्लिश में आप वैसे तो जानते हैं कि उद्दीपन का कई जगह आप यूज करते हैं। उद्दीपन का मतलब ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। आकार हो सकता है, क्रियाएं हो सकती हैं, चेष्टाएं हो सकती हैं। जो भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो क्या है, उद्दीपन विभाव है। इसी तरीके संचारी होता है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, संचारी विभाव भी हमारा होता है। तो आपसे मेनली ये सब नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा यही गया है कौन सा रस है, ये हास्य रस है। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। लाला की लाली यो बोली, सारा खाना यह चर जाएंगे, ये जो बच्चे भूखे बैठे हैं क्या पंडित जी को खाएंगे। तो यहाँ पे जो बात आपसे बोला है ये मजाक में बोला गया है। क्या बोला है, मजाक में बोला है कि सारा खाना यह चर जाएंगे और ये जो बच्चे जो भूखे बैठे हैं कि कौन खाएगा, ये क्या खाएंगे, पंडित जी खाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मजाक में ये बोला गया है, हास्य रसी है। सिरा पर गंगा हंसे, भुजनी में भुजंगा हंसे, हास की को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो यहाँ पे मेनली ये जो बताया गया है वो शिव जी से रिलेटेड हमारी बात हुई है, लेकिन यहाँ पे ये जो बातें की गई हैं मजाक में बोली गई हैं, हास्य रस है। क्या है, हास्य रस है। ठीक है ना, तो ये बात हमें समझ में आ रही है। आगे बात कर लेंगे हम। कह रहा है
उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। ऐसा बोल रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ अलंकार की बात हो रही, किसी बात रह रही है अलंकार की। और जब अलंकार में हमारे कुछ वर्ड मनु मानो जनु जानो के शब्द आ जाए तो यहाँ पे समझ जाना कि वो क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्योंकि उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है। उपमेय में उपमान की संभावना का वर्णन हो तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब देखो उपमेय का मतलब क्या, जिसकी तुलना की जा रही है। उपमेय का मतलब क्या, जिसकी तुलना की जा रही है, जिसकी तुलना की जाएगी उसको हम बोलते हैं क्या, उपमेय। क्या बोलते हैं, उपमेय। जिससे तुलना की जाएगी वो क्या होगा, उपमान। ये क्या होगा, उपमान। जिससे तुलना की जाएगी वो क्या होगा, उपमान होगा। तो आपको बातें समझ में आ रही हैं कि उपमेय और उपमान क्या है हमारा, कि आप ध्यान रखना यहाँ पे मान से मतलब यहाँ पे जिसको हम बात करेंगे, जिससे हम तुलना कर रहे हैं उसकी बात। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं, दादुर धुनि चहु और सुहाई वेद पढ़त जनु बटु समुदाय। ये हमसे बोल रहा है कि मेढकों की आवाज, दादुर धुनि चहु मतलब मेढकों की आवाज की बात कर रहा है, जब चारों ओर हमारी क्या होती है, सुनाई देती है। वेद पढ़त जनु बटु समुदाय मतलब क्या हो गया, यहाँ पे वेद पाठियों के वेद पढ़ने की ध्वनि हमारी क्या होने लगती है, कि जैसा हमें संभावना नजर आने लगती है। मतलब मेढकों की आवाज हमारी क्या है, जिसकी तुलना कर रहे हैं, और वेद पढ़ने की ध्वनि जो है जिससे तुलना कर रहे हैं, वही हमारा उपमान है। तो ऐसी संभावनाएं की जाती है, ऐसा होता नहीं है, इस कारण से इसको बोलते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। यहां पे आपको ये वर्ड मिल जाएंगे, मन मानो जनु जानो के, ठीक है ना। तो देखो जनु का यूज यहाँ पे क्या कर दिया गया, कर दिया गया। वैसे तुमको अर्थ निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो हम बात कर लेंगे आगे। 12 हमसे बात 13 नंबर का रहा है, निरत सिद्धि होई गणनायक करिवर वदन, करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ये आपसे बोल रखा है, तो आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये जो उपर्युक्त पंक्तियां हैं, ये हम पूछ रहा है छंद कौन सा होगा, तो हम जानते हैं सोरठा होगा, जो कि दोहे का उल्टा होता है। यहाँ पे पहले और तीसरे में जो हमारा पद होता है, इसमें हम बात कर लेंगे 11-11 गुरु पद होते हैं। और हम बात कर लेंगे जो दूसरा और चौथा होता है, इसमें कौन सा होता है, 13-13 होते हैं। किसमें होते हैं, 13-13। निकालते कैसे हैं, जो छोटी मात्रा होती है, जैसे हमारा यहाँ पे ओ की मात्रा दे रखा है, तो ओ की मात्रा बड़ी मात्रा में लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या होगा, बड़ा पद। बड़े पद के लिए हम क्या करते हैं, इसका सिंबल लगाते हैं, और यहाँ पे जो होता है इसको 2 काउंट करते हैं। ये जो सिंगल पॉइंट हम खींचते हैं क्या होता है, 1 पद काउंट करके चलते हैं। तो ये 2 पद हो गया, ये 1 पद, ये 1 पद, 1 पद, 1 पद, छोटी की मात्रा है 1 पद, छोटाओं की मात्रा है 1 पद, छोटी की मात्रा है 1 पद, ये 2 पद, और ये कितना हो गया, 1 पद, छोटी की मात्रा है। यहाँ पे काउंट कर लीजिए तो कितना हो गया, 2 1 3 1 4 1 5 1 6 7 8 9 10 1 11। ठीक इसी तरीके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11। तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी 11 हो गया। यहाँ पे बात कर लेंगे, ये हमारा छोटाओं की मात्रा है 1। यहाँ पे बात कर लेंगे बुद्धि में हमारा ध भी आ गया और यहाँ मात्रा भी आ गई, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे डबल कर लेंगे। ये हो गया डबल और ये हो गया सिंगल। छोटी की मात्रा है, आ की मात्रा हमारा, ये छोटाओं की मात्रा, ये हमारा छोटाओं की मात्रा 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 13। तो ये 13 है। और यहाँ पे देख लीजिए इसको भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये भी हमारा 13 है। तो आपको काउंट कैसे करना है समझ में आ गया। जो छोटा ई की मात्रा होगा वो हमारा क्या होगा, जनरली उसके लिए सिंगल। और हम बात कर लेंगे जो गुरुपद में हमारा कुछ बड़ा की मात्रा होगा, उसके लिए हम डबल का यूज करते हैं। और काउंट करेंगे तो आपको ऐसे ही बताना है। ये हमारा क्या हो गया, सोरठा हो गया। आगे बात कर लेंगे हम कि दोहा क्या होता है। तो दोहा आप समझ लीजिए यहाँ पे कि दोहा में ये भी हमारा अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। कैसा होता है, अर्ध सम्मात्रिक छंद। 4 चरण होते हैं और पहले और तीसरे में हमारा क्या होता है, उल्टा होता है। सोरठा का क्या उल्टा, 13-13 यहाँ होता है। दूसरे और चौथे में क्या होता है, 11-11 होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। यहाँ पे मात्राएं अगर आप देख लें तो 1 1 1 1, यहाँ बात कर लेंगे 2, ये भी 2, ये हमारा 2, ये 1 और ये क्या हो गया 2 2 1 3 2 5 2 7 2 9 1 10 11 12 13। तो ये 13 है, आपसे यही बोल रहा है। इसी तरीके आप आगे भी निकाल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। रोला छंद की हम बात कर लें तो रोला छंद हम बोलते हैं मात्रिक समछंद होता है, क्योंकि यहाँ 11-13 प्रत्येक चरण में हम बात कर लेंगे 11-13 मात्राएं क्रम से होती हैं। और इसमें कुल 24 मात्राएं होती है। कुल कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं। तो
ये हमारा 11-13 का कॉम्बिनेशन चलता है। आपसे यही क्या कर रहा है, बोल रहा है। इसके हमारे कुछ रोला छंद के उदाहरण दे रखे हैं। ये रोला छंद के हमारे उदाहरण दे रखे हैं। निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उसे प्राप्त हो चाहे नाना। इसी तरीके हे देवी यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है। तो ये हमसे जो बोल रखा है यही हमारा रोला छंद है। आप इसकी मात्राएं लिख लेंगे। आगे बात कर ले हम। कह रहा है 14 निम्न में से किस शब्द में अनु उपसर्ग प्रयोग नहीं हुआ। देखिए यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। अनु उपसर्ग की जब बात किया है तो जब सार्थक अर्थ निकले तभी हम बोलते हैं क्या, वहां पे उसको बोलते हैं उपसर्ग है, अदरवाइज उपसर्ग नहीं है। जैसे अनुधन करण, यहाँ पे करण और अनु दोनों का अर्थ निकल रहा है, इसलिए हमारा क्या है, ये हमारा उपसर्ग है। अनु और शासन दोनों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है, अनु उपसर्ग है। अनु और तीर्ण ये नहीं निकल रहा है, ध्यान रखिएगा। अनधन उत्तीर्ण होगा, अनधन क्या होगा, उत्तीर्ण, तब जाके क्या बनेगा, अनुत्तीर्ण। अधन उ बराबर क्या होगा, उ, हमारा ये बनेगा। तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे अनु नहीं होगा, अन होगा। कौन सा होगा, अन। पूछा यही है, कौन सा नहीं होगा, अनुधनवाद। इसका सार्थक अर्थ निकल रहा है, ये भी हमारा अनु उपसर्ग से बना हुआ है। बस अनुत्तीर्ण हमारा जो है वो नहीं है। आपसे पूछा यही है, आपको बताना भी यही है। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम 14 नंबर की बात कर लेंगे। नीलकंठ की बात करेंगे। समस्त पद में प्रयुक्त समास है। आप जानते हो कि नीलकंठ हमारा जो है, नील और कंठ दोनों चीजों से बना है। नील का मतलब नीला, कंठ मतलब गला। जिसका हमारा गला नीला होता है उसको हम बोलते हैं भगवान शिव बोलते हैं। यहाँ पे जब भी हम बात कर लेंगे, दो पद होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। यहाँ तीसरा पद हमारा प्रधान होता है। तीसरा पद मतलब जो बनता है उससे, वो हम बात कर लेंगे। तो यहाँ बात भगवान शिव की कर रहा है, उनका नाम नीलकंठ होता है, इसके लिए हमसे बोला गया है। तो यहाँ जो अलंकार यहाँ पे जो समास होगा वो कौन सा होगा, बहुब्रीहि होगा। क्या होगा, बहुब्रीहि। बहुब्रीहि और द्विगु में थोड़ा सा ही अंतर होता है। द्विगु समास जब बात करते हैं तो वहां काउंटिंग की हम बात करते हैं, वहां गणनाओं की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक नया अर्थ निकलता है। यहाँ क्या होता है, नया अर्थ निकलता है, ठीक है ना। तो अव्ययी भाव में हमारा क्या होता है, अव्ययी भाव में अव्यय का यूज होता है। यहाँ पे दिनों दिन रातों रात ऐसे समथिंग जब एक ही वर्ड बार बार आएंगे तो आप समझ जाइएगा अव्यय हमारा अव्ययी भाव होगा। द्वंद्व समास में जनरली हमारा दो की बात करता है और दोनों को साथ में लेकर चलता है, और का यूज करते हैं। पीताम्बर की हम बात कर लें, पीत धन और अंबर। पीताम्बर हो गया भगवान विष्णु की बात कर रहा है कि जिसका पीला रंग हो हमारा, हम बात कर लें रंग आकाश जैसा है, तो कैसा है, भगवान विष्णु है। गगन चुंबी की बात कर ले, गगन मतलब आकाश, चुंबी मतलब चुंबन करने वाला, ऊंची इमारतों की बात कर रहा है। अष्ट धातु, अष्ट मतलब आठ, धातु मतलब धातु, आठ धातुओं से जो बना है उसको बोल रहे हैं अष्ट धातु। श्याम वर्ण की जब बात कर रहे हैं, श्याम और वर्ण यहाँ पे काला रंग से बात कर रहे हैं। गिरिधर, गिरी मतलब पहाड़ हमारा हो गया, धर मतलब धारण करने वाला, पहाड़ों को धारण करने वाले की बात कर रहे हैं। अर्धचंद्र की बात कर रहे हैं, आधा चंद्र। ये जो सारी बातें हम जो कर रहे हैं ये हमारे क्या है, ये हमारा बहुब्रीहि है। कौन सा है, बहुब्रीहि। तो आपसे बात यही किया था। आगे बात कर लेंगे 15 नंबर की बात कर लेंगे। 16 नंबर बादल का पर्यायवाची। वैसे तो पर्यायवाची आपको याद होना चाहिए। पर्यायवाची शब्द हम बात कर लेंगे, मेघ, जलधर, पयोद, पयोधर, घन, वारिद, नीरद हम बात कर लेंगे। अम्बुद भी होता है, और हम बात कर लेंगे अब्र, जलद और अधर। ये हमारे जो भी हैं किसके हैं, ये हमारे बादल के हैं। किसके हैं, बादल के हैं। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा हमारा नहीं है, तो हम बात कर लेंगे जलद, नीरद, अम्बुद ये होता है। जलज यहाँ पे नहीं होता है। आपका ऑप्शन कौन सी हो जाएगा, डी। आपसे पूछा है कौन सा नहीं होगा, तो यही होगा। जलज जो होता है हम बात कर लेंगे, ये कमल का होता है। किसका होता है, कमल का। आपसे पूछा बादल का है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे बात कर लेंगे। आपसे पूछ रहा है युष्मन में, सर्वनाम में तृतीया विभक्ति का एक वचन। आप देखिएगा युष्मन में हम बात कर रहे हैं, तुम की बात कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा युष्मन में जब तुम की बात कर रहे हैं तो इसका होता है त्वम युवाम युवम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम। यहाँ त्वया होगा, यहाँ क्या होगा, त्वया होगा। त्वया युवाभ्याम युष्माभि, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत युवाभ्याम युष्मत, तब युवयो युष्माकम, त्वयि युवयो युष्मासु। तो आपसे जो पूछा है तृतीया में प्रथम पूछा है तो यही होगा। तो आपको बोल बोल के इसको क्या करना है, कई बार याद करना है, तब जाकर ये काम होगा। संस्कृत के रूप आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे बात कर लेंगे हम। आंधी आई और हम घर भागने लगे। इस वाक्य में, वाक्य का प्रयोग आपसे पूछ रहा है, आंधी आई और हम घर भागने लगे। तो आप जानते हैं
आधी आई और हम बात कर रहे हैं एक ही साथ दो कार्य हो रहे हैं हमारे, तो हम बात कर रहे हैं हमारा दोनों को जोड़ रहा है, ये संयुक्त वाक्य है। कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य होता क्या है? जहां दो वाक्यों को जोड़ते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ, ये भी हो रहा है साथ साथ वो भी हो रहा है, यहाँ पे और से बस जोड़ रहे हैं, तो हमारा क्या होगा? संयुक्त वाक्य होगा। कैसा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम। हमसे पूछ रहा है महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया। तो महात्मा बुद्ध हमारा क्या है? महात्मा बुद्ध हमारा यहाँ पे करता है। क्या है? करता है। कर्ता का मतलब जो कर्ता हमारा मेन चीज कथन कर रहा है वहां पे होता है कौन सा? यहाँ पे वाच्य की बात किया है। तो देखो दो तरह के वाच्य होते हैं, मेनली तो दो तरह के होते हैं, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, जिसी को तुम इंग्लिश में पढ़ रखे थे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के रूप में। एक होता है भाववाच्य। एक क्या होता है? भाववाच्य, जो भावनाओं से हम रिलेटेड बात करते हैं। कर्तृ में हमारा कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। अगर ये सेंटेंस ऐसे कहा जाता विश्व को शांति का संदेश महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया, तो यहाँ पे महात्मा बुद्ध कर्ता जो है वहां द्वारा के द्वारा हमारे ऐड हो जाते, तो हमारा यहाँ कर्म प्रधान होता, तब हम बोलते कर्मवाच्य। लेकिन यहाँ महात्मा बुद्ध के द्वारा हमारा शांति का संदेश दिया गया, कर्ता हमारा प्रधान है, तो हम यहाँ बात करेंगे क्या? कर्तृवाच्य की बात करेंगे। इसी बात करेंगे, कर्तृवाच्य की बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन हम बात कर लें। यहां पूछ रहा है वह अचानक चला गया। अचानक चला गया की बात कर रहा है, किसी बात कर रहा है? अचानक चला गया की बात कर रहा है। अचानक हमसे पूछ रहा है पद का व्याकरणिक परिचय है। देखो अचानक है क्या? अचानक क्रिया विशेषण। अचानक क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण होता क्या है? संज्ञा या सर्वनाम को छोड़कर जो विशेषण क्रिया और खुद क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाता है उसी को हम बोलते हैं क्या? क्रिया विशेषण। यहाँ अचानक जाने से रिलेटेड है, मतलब क्रिया को विशेषता को बतला रहा है कि वह गया कैसे? अचानक गया। कैसे गया? अचानक गया। तो यहाँ पे इसी को हम बोलेंगे क्या? ये हमारा कैसा है? ये क्रिया विशेषण है। कह रहा है कि क्रिया विशेषण क्रिया के साथ मिलान का काम करता है और उसे विशेषता की संकेतित करता है। क्रिया विशेषण अविकारी शब्द होता है। विकारी और अविकारी क्या होता है? जिसमें लिंग वचन कारक और काल के अनुसार हम परिवर्तन कर सके उसको बोलते हैं विकारी, जिसमें परिवर्तन न कर सके उसको हम बोलते हैं अविकारी। जैसे यहाँ अब, जब, थोड़ा, तेज, जल्दी, धीरे धीरे, ये सब बातें जब हम कर रहे हैं तो हमारा क्या होता है? ये हमारे क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण। ठीक है ना? तो ये बात आपको समझ में आ रही है। तो यहाँ में हमारा हो गया क्रिया विशेषण। ठीक, ये हमारा आज का पेपर समाप्त होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, आपको एमसीक्यू के ऐसे ही सीरीज हम डालते रहेंगे ताकि आप ये 20 नंबर अपने सिक्योर कर सके हिंदी के। आज के लिए इतना ही बात करते हैं। धन्यवाद।